अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं, जिसके बाद वजीर आजम ने भी ऑपोजिशन के खिलाफ महाज संभाल लिया है और आज वजीर आजम इमरान खान ने यह वाजे कर दिया है कि ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाने की चाहे जितनी कोशिशें कर ले, हम हर चीज के लिए तैयार हैं और ऑपोजिशन को नाकामी होगी। पिछले एक माह के दौरान ऑपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम को घर भेजने के लिए सियासी राब्तों में मानी खेज तेजी ला चुकी है। ऑपोजिशन की तरफ से मार्च में हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करने के दावे किए जा रहे हैं और पूरे एतमाद के साथ यह दावा किया जा रहा है कि इस बार फैसला ऑपोजिशन के हक में आएगा। मगर ऑपोजिशन का यह एतमाद अपनी जगह, हुकूमत ने भी ऑपोजिशन के चालों को नाकाम बनाने के लिए तैयारी तेज कर दी है। वजीर आजम इमरान खान ने आज से अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया है और आज इस मुहिम के पहले रोज वजीर आजम इमरान खान ने मंडी बहाउद्दीन में जलसे से खिताब में ऑपोजिशन को पूरे एतमाद के साथ चैलेंज किया कि ऑपोजिशन चाहे कुछ भी कर ले, कप्तान शरीफ खानदान के हर प्लान के लिए तैयार है। उन्हें तहरीक अदम एतमाद में सिर्फ शिकस्त नहीं होगी बल्कि ये लोग जेल भी जाएंगे। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, आप जो भी करेंगे हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जो भी आपका प्लान है, कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है और इंशाअल्लाह आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का ये बयान बहुत अहम है क्योंकि ये पहली बार है कि वजीर आजम ने ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की कोशिशों से मुतल्लिक अवामी सतह पर रद्द अमल दिया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि माजी के बरक्स इस बार हुकूमत ऑपोजिशन की कोशिशों को संजीदा ले रही है। अहम बात यह है कि वजीर आजम इमरान खान ने आज जलसे में ऑपोजिशन रहनुमा पर उसी अंदाज में तनकीद की जैसी वो ऑपोजिशन में करते थे। मैं उसको मुलाना नहीं कहूंगा। 30 सालों के बाद पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। ये चोर, ये डाकू तो बड़ा भगौड़ा मियां है। आज तस्लीम करता हूं बड़ी गलती की, इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। छोटे मियां का एक तो दिल बड़ा कमजोर है, ऊपर से उसको पता चल गया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 375 करोड़ रुपया कैसे आ गया। कोई डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ, अगर तुम बेकसूर हो, क्यों टाइम लेते हो अदालतों से? क्यों डे टू डे हेयरिंग करो? वो भगौड़े मियां के दो बेटे क्यों बाहर भागे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट में साबित किया कि मैं सादिक और अमीन हूं। ऑपोजिशन के दावों के जवाब में वजीर आजम भी सख्त रद्द अमल दे रहे हैं। वजीर आजम के अवामी राब्ता मुहिम के अलावा हुकूमत ने इत्तेहादियों को भी राम करने का फैसला कर लिया है और खबरें आ रही हैं कि वफाक और पंजाब में इत्तेहादियों को मजीद वजारतें दी जाएंगी। दूसरी तरफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वफाक और पंजाब में हुकूमत गिराने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। आज रोजनामा द न्यूज में शाया होने वाली खबर के मुताबिक नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिसके लिए हमजा शहबाज की सदारत में एक कमेटी बना दी गई है। खबर के मुताबिक राना सनाउल्लाह, साद रफीक समेत दीगर रहनुमाओं को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अहम बात यह कि ऑपोजिशन वफाक के साथ पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन पर गौर कर रही है, जबकि मुतादिद नून लीगी रहनुमा पूरे एतमाद से यह दावा कर रहे हैं कि लोग लिख कर रख लें, इस बार नतीजा ऑपोजिशन के हक में निकलेगा। ऑपोजिशन दावे कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का जाना ठहर गया है, मगर हुकूमत के जिन इत्तेहादियों के आसरे पर यह दावे किए जा रहे हैं, उन इत्तेहादियों का कहना है कि ऑपोजिशन की हिमायत का सवाल तो बाद में आएगा, पहले ऑपोजिशन ये तो बताए कि तहरीक अदम एतमाद के लिए उनका लाएअमल क्या है। जबकि काफ लीग के रहनुमा मोनिस इलाही तो ऑपोजिशन के राब्तों को तमाशा भी करार दे चुके हैं। आपसे गुजारिश है, आजकल ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये तमाशा चल रहा है, जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं, जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पीटीआई वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। जो भी वहाँ पर मुलाकातें हुई, ना सिर्फ ये कि शहबाज शरीफ साहब से हुई, बल्कि चौधरी शुजात, परवेज़ इलाही साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, हमारी मुलाकातें रहीं। नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आना चाहते हैं और उसमें वो हमारी मदद भी चाहते हैं।
लेकिन कोई हतमी राय फैसला मुझे अभी तक अपोजिशन की तरफ से नज़र नहीं आया। यानी एक ऐलान तो हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस का रोड मैप क्या है, कब आएगी, कैसे आएगी, नंबर ऑफ गेम क्या है, कार्ड्स ओपन करें, क्या चाहते हैं, इस हवाले से तो अभी कोई भी बात हमारे सामने रखी ही नहीं गई है। इत्तेहादी इस वक्त तक हुकूमत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन मुसलसल इत्तेहादियों से अपील कर रही है कि पानी सर से गुजरने से पहले हुकूमत का साथ छोड़ दें। ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोशिशें तेज कर रही है, जबकि मुख्तलिफ सर्वेज भी हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के अदम इत्मीनान की तरफ इशारा कर रहे हैं। गैलेप के हालिया सर्वे के मुताबिक पिछले 3 साल में वजीर आजम से मुतल्लिक अवाम की मुस्बत राय में मुसलसल तनज़ुली आई है। दिसंबर 2018 में जब आवाम से पूछा गया कि उन्हें इमरान खान की कारकर्दगी पर कितना इत्मीनान है, तो 40% लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया, मगर जनवरी 2022 में यह शरह 36% रह गई है। दूसरी तरफ सर्वे के मुताबिक नवाज शरीफ के हवाले से अवाम की राय में मुसलसल मुस्बत तब्दीली आ रही है। 2018 में 29% लोग नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन थे, मगर जनवरी 2022 में 55% लोग नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बेशक वजीर आजम की कारकर्दगी पर लोगों की राय मनफी हो रही हो, मगर इसके बावजूद लोग चाहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, 5 साल मुद्दत पूरी करे। सर्वे के मुताबिक 53% लोगों ने ये इस बात का इजहार किया कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुकूमत और ऑपोजिशन से मुतल्लिक अवाम की राय में तब्दीली आ रही है और दोनों तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनके मुखालफीन नाकाम होंगे। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने, और इसके बाद हुकूमत की तरफ से फारूक हबीब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एहसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहसन साहब, वजीर आजम ने तो आज 2 टोक कह दिया है कि अगर आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर भी आते हैं तो वो इसके लिए तैयार हैं और शिकस्त का सामना करना पड़ेगा ऑपोजिशन को। अब बताइएगा जरा, उनका तो एतमाद है क्योंकि इत्तेहादी भी इशारा दे रहे हैं कि वो उनके साथ खड़े हुए हैं, तो फिर कैसे आप कामयाब होंगे तहरीक अदम एतमाद लाने में और नंबर पूरे करने में? शहजाद, देखिए, आज उनकी जो तकरीर है, अगर आपने गौर से सुनी हो तो वो एक बौखलाए हुए और एक शिकस्त खुर्दा इंसान की तकरीर थी, एक ऐसे शख्स की कि जो देख रहा है कि माई टाइम इज अप, माई गेम इज ओवर। और इस वक्त इमरान खान साहब जो बैकी बातें कर रहे हैं, दरअसल वो देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है। और इस वक्त जो राय आमा है, जैसे आपने अभी हवाला दिया सर्वेस का भी, इन्होंने 3.5 सालों में जो अवाम पर महंगाई का एक सुनामी तोड़ा है, जो अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, इसके बाद अब अवाम का नंबर 1 मुतालबा ये है कि इस नाअहल और नालायक हुकूमत से हमारी जान छुड़ाई जाए। और इसीलिए जो सियासी जमातें हैं, जो खुद PTI के अरकान असम्बली हैं, वो अपने मुस्तकबिल की सियासत को बचाने के लिए इस बात के ख्वाह हैं कि वो कोई ऐसी ऑप्शन एक्सरसाइज करें, उनको मुस्लिम लीग नून का प्लेटफॉर्म मिल सके, या उनको इमरान खान साहब से फासला लोगों को दिखाना पड़े, जिससे उनके लिए कुछ निजात का या माफी का बंदोबस्त हो जाए। जो कोई इमरान खान साहब के साथ इस वक्त चिमटा रहेगा, उसका अगला इलेक्शन बहुत जहन्नम का इलेक्शन होगा। वो असेंबली की टिकट नहीं है PTI की, वो जहन्नम की टिकट है। इसीलिए इमरान खान साहब इन तमाम हालात को देखते हुए, उनके अपनी पार्टी में जो तोड़ फोड़ हो रही है, उनकी हलीफ जमातों के अंदर जो मुबाहिसे हो रहे हैं, वो ऑपोजिशन के ऊपर गरज बरस रहे हैं। सब कहाँ हो रहे हैं मुबाहिसे? तो तनकीद हो या महंगाई के ऊपर हो, वो तो पिछले 2-2.5 साल से हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कौन सा इशारा मिला है जहां पे ये अंदाजा लगाया जा सके कि उनके हलीफ आपके साथ आके खड़े हो चुके हों? मोने सलाई साहब ने कहा ये तमाशा लगा हुआ है और हम आपके साथ हैं। आमिर खान साहब ने कल वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हमारा तो छोड़े, ऑपोजिशन में ही इत्तेफाक नहीं है, ना उनका कोई लाए अमल है, ना हमें बताया गया कि रोड मैप क्या होगा अदम एतमाद का, तो हम तो हुकूमत के साथ ही खड़े हुए हैं। देखिए, मैं फिर आपको ये कहूंगा कि आप इस वक्त अगर उनके अंदर की जो बहस है, MQM जो कहती है और दावा करती है कि हम मिडिल क्लास की जमात हैं, क्या ये कराची के वोटर को मुतमईन कर पाएंगे कि इमरान खान साहब का इन्होंने किस बुनियाद के ऊपर, सिवाय इसके कि एक वजारत इनको मिली या 2 वजारतें मिली, इन्होंने कराची के लिए क्या हासिल किया? MQM को इमरान खान साहब ने कराची में क्या रिलीफ दिया?
क्या ये अपने वोटर को बता सकेंगे कि ये जो महंगाई इस हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज की वजह से अवाम पर टूटी है उससे इनका दखल नहीं है? अगर लोग ये पूछेंगे कि आपकी दी हुई ऑक्सीजन की वजह से इमरान खान साहब और इनकी हुकूमत हम पे मुसल्लत रही और हमें महंगाई का सामना करना पड़ा, तो इसलिए लेकिन एहसन साहब, आप सिर्फ इस उम्मीद का इजहार ही करते रहेंगे कि एमक्यूएम ऐसे सोचेगी, एमक्यूएम को ऐसा सोचना चाहिए, या कोई इत्तेहादियों से, हुकूमत के इत्तेहादियों से आप कोई प्लान भी शेयर करेंगे? वो कह रहे हैं हमें ये तो बताया गया कि अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, लेकिन ना कोई लाएअमल है, ना कोई रोड मैप है, कुछ बताया नहीं गया। तो क्या वजह है कि अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन में, जैसे तलाल साहब कह रहे थे 15 दिन में आपको पता चल जाएगा हुकूमत घर चली जाएगी, तो शेयर तो करें इत्तेहादियों से कि प्लान क्या आपका? उनके साथ, बिल्कुल उनके साथ करेंगे। और हमारी इस पूरी मूव का मकसद ये है कि इस निजाम में नो कॉन्फिडेंस एक बेज़रर रास्ता है हुकूमत की तब्दीली का। अगर हमने अवामी एहतजाज का रास्ता अपनाया, यकीनन उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फॉल आउट होगा, उसकी कॉस्ट है। अगर नो कॉन्फिडेंस होती है तो मुल्क एक बहुत ही लो कॉस्ट तरीके से, लीस्ट कॉस्ट के लिहाज से तब्दीली से गुजर सकता है। और यही बात हम इत्तेहादियों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर वो नहीं करना चाहते, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं, ऐसा साहब, अगर आप कह रहे हैं मार्च और 15 दिन की बात है, तो अब तक शेयर क्यों नहीं किया गया है? मुलाकातें आपने कर ली, शेयर ना करने की वजह क्या है? क्या नंबर पूरे नहीं हुए? क्या आप लोगों को खुद अंदाजा नहीं है कि लाएअमल क्या होगा? एक तरफ अब्बासी साहब कहते हैं कि सिर्फ कौमी असेंबली की हद तक जनरल इलेक्शन होगा, सूबाई में नहीं होगा। आप कहते हैं कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ है। ये एतमाद नहीं है कि पीपल्स पार्टी साथ खड़ी रहेगी, सिंध असेंबली तोड़ने के लिए राजी होगी या नहीं होगी। तो ये अभाम तो है ना, अभी तक क्लैरिटी तो नहीं है ऑपोजिशन में। देखिए, डिसेप्शन इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। आप कोई भी जंगी हिकमत अमली देखें, उसको डिसेप्शन के साथ लड़ाया जाता है, और जब मुनासिब वक्त आता है तो हिकमत अमली का अगला जो पहलू है उसको शेयर कर दिया जाता है, पब्लिक कर दिया जाता है। हम तमाम फरीकैन जो स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त नो कॉन्फिडेंस के, उन सब के साथ राब्ते में हैं और रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी हैरत से ज्यादा हमें पीटीआई के अंदर से सपोर्ट मिल रही है। ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें कोई परवाह नहीं है, हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर आप हमसे चाहते हैं, लेकिन हम इस हुकूमत से और इमरान खान साहब से फासला करना चाहते हैं, क्योंकि लोग अब हमारी बात पीटीआई के प्लेटफॉर्म से सुनने के लिए तैयार नहीं और माफी देने के लिए तैयार नहीं है। ये डिसेप्शन जो है ये हुकूमत के लिए रखा हुआ है, या कहीं इत्तेहादी जो ऑपोजिशन में इत्तेहाद है वही एक दूसरे को डिसीव कर देगा? क्योंकि ये पहले भी देखा गया है, पिछले तकरीबन 1.5 साल से आप लोग बातें कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, अदम एतमाद की, कभी इस्तीफे देने की, लेकिन हुआ नहीं है ऐसा अब तक। देखिए, ये तो अगर पाकिस्तान में इस वक्त ये हुकूमत अपनी बैसाखियों पर होगी तो फिर मैं समझता हूँ कोई वजह नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस इसके खिलाफ कामयाब ना हो सके, क्योंकि पूरा पाकिस्तान नो कॉन्फिडेंस कर चुके हैं। आपने अभी सर्वेज का हवाला दिया, नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी में 26% इजाफा हुआ है, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नीचे गिर चुकी है 4%। आज नवाज शरीफ साहब को पूरा पाकिस्तान एक मकबूल तरीन और पाकिस्तान के मसाइल हल करने वाला लीडर समझ रहे हैं। और मैं एक बात साहब, ये सर्वे ये भी कहता है कि 53% लोगों ने ये कहा है कि हुकूमत को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। 34% वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस है, 34% ही राजी भी है उनसे, ये भी कहता है सर्वे। मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि लोगों को यकीनन उनकी राय हो सकती है, लेकिन साथ में जो इस वक्त इकोनॉमिक हैमरेज हो रहा है, आज इमरान खान साहब ने जिस ढिठाई के साथ करप्शन के ऊपर बात की है, मैं समझता हूं कि ये उन्हीं का एक इम्तियाज है कि एक ऐसा लीडर कि जिसके दौर में पाकिस्तान दुनिया में करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पे 16 पोजीशंस तनज़्ज़ुली हासिल करे, जिसके दौर में जो खुद लीडर अपनी फॉरेन फंडिंग के अंदर कन्विक्ट हो चुका हो, स्टीयरिंग कमेटी जो है वो कह चुकी है कि करोड़ों रुपए खुर्द-बुर्द कर चुके हैं, जो अपने बैरूनी तहाइफ का जवाब देने के लिए तैयार नहीं, उनका हिसाब नहीं दे सकता, और जिसका इनकम टैक्स 3 सालों में 1.25 लाख से 1 करोड़ हो गया, वो ये बता नहीं सकता कि वजीर आजम बनने के बाद कौन से गैर मामूली जराए हैं जो उसको हासिल हुए। ऐसा मुझे ये बताएं कि जब आप कहते हैं कि हमने डिसेप्शन भी करनी है, यानी कि कोई सरप्राइज एलिमेंट भी रखना है, क्या वाकई ये सरप्राइज आप लोगों के लिए भी है? क्योंकि जैसे राना सनाउल्लाह साहब और दीगर लोग कहते हैं कि 4-5 लोग हैं जिनको पता है कि क्या होना है। बीइंग ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी, और इतनी बड़ी आपकी पार्टी है, आप लोगों को कुछ नहीं पता क्या है? सिर्फ नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को, बिलावल जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को, फजल रहमान साहब को ही पता है कि गेम प्लान क्या है। आप लोग इससे बिल्कुल आउट हैं, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि कहीं से अगर इशारा भी आया होगा कि हुकूमत को गिराना है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा, आपकी लीडरशिप को पता होगा कि क्या डील हो रही है और किस तरफ से इशारा है।
देखिए, हम सबको इस बारे में ये हुई भी है और हम सबको इसका मालूम अंदाजा भी है और गेम प्लान भी पता है कि इस हुकूमत से हमने अदम एतमाद के जरिए जान छुड़ानी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बन चुकी है। और मैं आपको फिर ये कहूंगा कि हर बात को मीडिया के ऊपर रख के नहीं किया जाता। जब जंग जीती जाती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि जब मुनासिब वक्त आए तो उसकी तफसील बाहर की जाए। सर, मीडिया को ना बताएं, इत्तेहादियों से तो शेयर करें ना, जिसकी सपोर्ट आपको दरकार है। जी जी, इत्तेहादियों को मालूम है, हमारे इत्तेहादियों को मालूम है। और जब हम हतमी तौर पे इस मरहले पे पहुंचेंगे कि नो कॉन्फ्रेंस फाइल कर दें, तो उस वक्त हम फिर जो हुकूमत के इत्तेहादी उनको भी उसमें जरूर और ये लॉन्ग मार्च से जो नून लीग का और इत्तेहादियों का लॉन्ग मार्च है 23 तारीख को पीडीएम का, उससे पहले होगा उसके बाद होगा? देखिए, जो भी मुनासिब वक्त होगा इसका ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ये बात आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि इस वक्त हुकूमत आवाम की ताईद से महरूम हो चुकी है और पाकिस्तान का नंबर 1 लोगों का मुतालबा ये है कि इस हुकूमत को जल्द अज जल्द घर भेजा जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद हुकूमत से फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म की आज की तकरीर और जलसे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब। फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फारूक साहब, अब तक जब भी अपोजिशन कहती थी कि हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो आप लोगों का ये मौक़िफ़ होता था कि इनमें दम खम नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने का। लेकिन आज वज़ीर आज़म ने जो अवामी सतह पर पहली मरतबा अदम एतमाद के हवाले से बात की है, जो रद्द-ए-अमल दिया है, उससे कम से कम ये तो वाज़े हो रहा है कि आपको भी पता है कि अपोजिशन तैयारी कर रही है अदम एतमाद के तहरीक लाने का, और वो शायद तहरीक लेकर भी आ जाए। नहीं, देखें, बात यह है कि फ़र्क नहीं पड़ता ना बुनियादी तौर के ऊपर, अदम एतमाद लाएँ ना लाएँ। उससे पहले भी वो कई बार हाई फायरिंग कर चुके हैं, बार बार तो वो मुख्तलिफ ऐलानात कर चुके हैं, कभी लॉन्ग मार्चेस के, कभी इस्तीफ़ों के, कभी अदम एतमाद के। लेकिन हर बार कोई अंदर से ही की इन पार्टियों में से जो 11 जमातें ये सो कार्ड जमा हुई हैं नारों लेने के लिए, इनके अंदर से ही नाइतफाकी पैदा हो जाती है और वो उससे पीछे हट जाते हैं। तो हमें उससे जो है वो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपकी दुरुस्त है फारूक हबीब साहब। पिछले एक डेढ़ साल से ये प्लान दिया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च होगा, तहरीक अदम एतमाद आएगी, और अपोजिशन उसमें नाकाम रही है। लेकिन अब जो हालिया दिनों में जो हलचल हुई है, मुलाकातें हुई हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ की हों, आसिफ अली जरदारी से, चाहे चौधरी शुजात से, या दीगर जो मुलाकातें हो रही है, MQM आपके इत्तेहादी वो जाके मिल रहे हैं ANP से, शहबाज शरीफ से, मौलाना फजल रहमान से, तो इस हलचल के पीछे कुछ ना कुछ वजह तो है ना। और अपोजिशन भी ये कह रही है कि बिला वजह नहीं है जो सारी इस वक्त हलचल और मुलाकातें हो रही हैं। तो माजी के बरक्स अब ऐसा लग रहा है कि कम से कम वो जोड़ तोड़ की कोशिश तो कर रही है अपोजिशन। देखिए, जोड़ तोड़ की कोशिश जो है वो करते रहे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये जो मोनोफलाई की स्टेटमेंट आई, जिन्होंने कहा हमने ताल्लुक आपसे बनाया है और हमें ताल्लुक निभाना चाहिए, और ये जो तमाशा लगा हुआ है, ये तमाशे में किसी किस्म की कोई जान नहीं है। उसके बाद चाहे जरदारी की मुलाकात हुई हो, उसके बाद चाहे शहबाज शरीफ की मुलाकात हो, उन तमाम मुलाकातों के बाद अपोजिशन की घबराहट के अंदर मजीद इजाफा हो गया। इत्तेहादी भी कहीं नहीं जा रहे। इत्तेहादी 3.5 साल से हमारे साथ खड़े हैं, हर मौका के ऊपर। क्या पहली बार इन्होंने इत्तेहादियों से रब्ता किया है? और पहली बार नहीं किया है इन्होंने, पहले उससे पहले भी कई बार करते रहे। लेकिन हमारा इत्तेहाद भी कायम है, हुकूमत भी कायम है, हुकूमत अपने 5 साल भी पूरे करेगी। अपोजिशन इसी तरीके से हर बार जो है वो शर्मिंदा होती है। तो अगर कोई टेंशन की बात है नहीं, तो वजह क्या है कि इस वक्त मज़ीद वज़ीर आज़म इस वक्त जो है अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं, आज भी जहराना खिताब किया, वजह क्या है इसकी? अगर कोई टेंशन वाली बात नहीं है तो फिर बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब के ऊपर कोई पाबंदी है कि वज़ीर आज़म जो है वो अवामी समाज से खिताब नहीं, पाबंदी तो नहीं है, मैं टाइमिंग के हवाले से सवाल कर रहा हूँ। तो जलसा नहीं कर सकते। नहीं, टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग पे भी कोई जगह के ऊपर कोई कानूनी बाहर है, उनके ऊपर वज़ीर आज़म है, मुल्क के पाकिस्तान की अवाम उनको सुनना चाहती है। बड़ी हाउसिंग के अंदर रिकॉर्ड हमने तरक्याती वहाँ पर काम करवाए हैं, 30 अरब रुपए का पैकेज किया है, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन की, वहाँ की अवाम की ख्वाहिश थी, आज उन्होंने वालिहाना इस्तेमाल किया है। ये को पटवारियों में सरकारी मुलाजमीन का जलसा तो नहीं था। आप 200 करोड़ देखें, दिखाए खचाखच जो है वो वॉल टू वॉल स्टेडियम भरा हुआ था, सारे लोग मौजूद थे। जब आप अवाम में जाते हैं फिर वज़ीर आज़म भी दिल खोल के बात करते हैं, अपने एहसास। लेकिन इस वक्त तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का मकसद यही नजर आ रहा है कि अब हुकूमत अपना एक नैरेटिव देना चाहती है, और वज़ीर आज़म ने आज कहा
कि जो भी ये कोशिश कर ले तहरीक अदम एतमाद की, हम उसको नाकाम बनाएंगे। हुकूमत की तैयारी क्या है? हुकूमत क्यों इतना पुरएतमाद है कि अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता भी है तो वो शिकस्त होगी उसको, ऑपोजिशन को? एतमाद की वजह क्या है, तैयारी क्या है फारूक साहब आप लोगों की इस पे? बात ये है कि हमारी तो तैयारी जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि जितने अदम एतमाद अवल तो अदम एतमाद ला ही नहीं सकते। अगर ये लाने की कोशिश भी करते हैं तो नंबर शहजाद उन्होंने पूरे करने, इनका काम है नंबर पूरा करना, ये हमारा काम नहीं है नंबर पूरे करना। और दूसरी चीज ये है कि इनको ये भी चीज़ अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि क्या इनके वो अरकान आएंगे वहाँ पर जो हमेशा इनके साथ हाथ कर जाते हैं, जो साथ ही नहीं होते, और क्या आसिफ अली जरदारी जो है वो पूरी तरह इनके साथ हैं या नहीं साथ हैं, ये भी ज़रा देख लें। क्योंकि 80 वोट तो इन्होंने गिलानी को दिए थे बड़ी धूमधाम के बाद, उसके बाद जो है वो अपोजिशन लीडर बन गए, तो हमने पूरी नून लीग के रोते धोते आंसू देखे थे। अभी चंद दिन कबल स्टेट बैंक के बिल के ऊपर भी हमने इनको रोता धोता देखा। तो अब फिर ये देख लें अपनी जो फुर्तियाँ हैं ठामक टोंगियों के चक्कर में, अब मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ के साथ हाथ होने जा रहा है। पहले मरियम तो 2-3 बार हाथ करवा चुकी हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं मोनिस इलाही साहब ने आपके हक में स्टेटमेंट दे दिया, जहांगीर खान तरीन ग्रुप को आप कहां पे देखते हैं? आप लोग कहते तो हैं कि आपने तमाम लोगों को मना लिया है, लेकिन फिर भी जब भी इशाइया हो, ज़ोराना हो, तो उसमें जहांगीर खान तरीन साहब के साथ MNAs और MPs नजर आते हैं। आप कॉन्फिडेंट हैं कि तरीन साहब के साथ जो लोग हैं वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे या ऑपोजिशन के साथ जाके मिल जाएंगे? नहीं, देखिए बात यह कि किसी के साथ ताल्लुक है तो मुलाकात होती है खाने पीने के ऊपर, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तमाम लोग जो हैं वो PTI के टिकट में मुंतखब हुए हैं, या जो आज़ाद जीत के आए थे उन्होंने PTI को ज्वाइन किया है और वो पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। किसी का कोई ऐसा मामला जो है वो नहीं। और फारूक साहब आप कह रहे हैं कि ना तरीन साहब के लोग जो साथ हैं वो सिर्फ मुलाकात ही कर रहे हैं। मोनिस इलाही का भी स्टेटमेंट आ गया। कल आमिर खान साहब शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा अदम एतमाद के हवाले से हमारे तमाम ऑप्शंस खुले हुए हैं। अभी तक ऑपोजिशन ने हमें डिटेल नहीं बताई है कि रोड मैप क्या है। ये भी उन्होंने कहा कि मजीद अगर वजारतें देने की कोशिश की तो हम नहीं लेंगे, बल्कि हम कहते हैं जो वजारत है वो भी हमसे ले लो, क्योंकि अब हुकूमत की कारकर्दगी का बोझ हम नहीं उठा पा रहे, हमारी टांगे कांपती है उनका बोझ उठाने पर। व्यू पॉइंट है, वो अपना व्यू पॉइंट अगर मीटिंग्स में देते हैं, मीडिया के ऊपर आकर देखते देते हैं, हमारा काम है उनको साथ लेके चलना, उनका व्यू पॉइंट सुनेंगे भी, उनकी व्यू के अंदर जहाँ कहीं जान होगी उस पर अगर कोई रिजर्वेशन होगी भी करेंगे। एज नाउ जो है वो तमाम इत्तेहादी जो है वो हुकूमत के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी खड़े होंगे। और क्या वजारतें देने का फैसला कर लिया है इत्तेहादियों को, ताकि कम से कम उनको राम किया जा सके? नहीं, अभी तक एज नाउ तो कोई ऐसा फैसला जो है वो नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा डिसीजन है, लेकिन ये वज़ीर आज़म का फैसला है, वो जिसको मर्जी काबीना में शामिल कर। और फर साहब आप मुकम्मल तौर पे हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि इस वक्त जो भी हलचल हो रही है, जो मुलाकातें हो रही है, उसके पीछे कोई खुफिया हाथ नहीं है? क्या हुकूमत कॉन्फिडेंट है इस हवाले से? देखें, बात यह है कि हमें एक खुफिया हाथ को जो है वो तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैंने आपको कहा कि जो असल चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ के ऊपर FIA का केस है, वो आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उन्होंने नई दरख्वास्तें दायर करके फ़र्द जुर्म को इल्तवा में डालने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी जो है वो आसिफ अली जरदारी के ऊपर केसेस हैं और फजल रहमान सबसे बड़े बेरोज़गार हैं, जिनके ऊपर DI खान के हालिया इंतखाब में अदम एतमाद हो गया 2018 की तरह। अली अमीन गंडापुर के भाई ने उनको हरा दिया। ये तमाम शिकस्त कुर्दा लोग हैं, यही वजह इनकी इकट्ठे होने की, और अदरवाइज़ तो मुझे कोई खुफिया हाथ नज़र नहीं आता। अगर इनको अवाम की इतनी फ़िक्र होती तो 5-5 साल दोनों जमातों ने हुकूमत की थी, किसी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च नहीं किया, कभी अदम एतमाद लाने की बात नहीं की। वर्स्ट तरीन हालात थे, करप्शन की गज़बनाक कहानियाँ थी, इवन पीपल्स पार्टी पनामा केस में भी बाहर नहीं निकली थी। हाँ, और लेकिन फारूक साहब जो आज वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में बार-बार ये कहा, वर्ल्ड कप लेने आ गए, वज़ीर आज़म ने बार-बार अपनी तकरीर में कहा कि अपनी करप्शन बचाने के लिए ये इस वक्त चाहते हैं कि हुकूमत को गिराया जाए, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। लेकिन क्या वजह है फ़ारूक हबीब साहब के हुकूमत में अब आप 3.5 साल तक हैं,
पहले भी इलेक्शन से पहले इसी किस्म की बातें की। आज भी वो तकरीर उनकी उन्हीं बातों को याद दिलाती थी वज़ीर आज़म की, जिसमें वो कहते थे कि लूटी हुई दौलत लेकर आएंगे, लोगों को अरेस्ट करेंगे, सजाएं होंगी। 3.5-4 साल में हो नहीं सका अब तक ये। अवाम जिन्होंने वोट दिया था तहरीक इंसाफ को, अब वो मजीद कैसे इस चीज़ पर भरोसा करें? ये तो ऐसा लग रहा था कि एक ऑपोजिशन लीडर की तकरीर है, अब आप हुकूमत में हैं, एहतसाब का जो हाल है वो शहजाद अकबर के इस्तीफे से आया हो जाता है, तो फिर कैसे अवाम को यकीन दिलाएंगे आप? नहीं शहजाद, ये किसी अपोजिशन लीडर की तनकीद नहीं है, ये एक्चुअली जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ हर पाकिस्तान का जी शऊर शख्स उसके ऊपर बिलीव करता है। करप्शन के ख़िलाफ़ सिर्फ इमरान खान ने नहीं लड़ना, इमरान खान तो एक रास्ता दिखाया है, इमरान खान तो एक जहाद कर रहे हैं, मीडिया भी लड़ता है, पूरा माशरा लड़ता है। क्या हम करप्शन को लेजिटिमाइज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फैसला किसने करना है? अदालतों ने करना है। इदारों का काम है चालान बना के अदालतों में जमा करवाना। जैसे आज की मैंने आपको मिसाल दी, आप PMLN का कोई नुमाइंदा आपसे आए तो ये सवाल ज़रूर पूछें कि आपने एक धेले की करप्शन नहीं की तो आप ये 6 दरखास्तें क्यों दायर कर रहे हैं कि जी हमसे चालान की कापियाँ नहीं पढ़ी जा रही, ये जी सागदार का बयान क्यों छाप दिया है, जी मैं मोहम्मद उस्मान हूँ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद एक और इशू पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वजीर आजम इमरान खान के साबिक दोस्त मोहसिन बेग की FIA के छापे में गिरफ्तारी और इनकी गिरफ्तारी को सेशन जज की जानिब से गैर कानूनी करार देने के बाद हुकूमत ने एक बार फिर जज को निशाने पर रख लिया है। माजी में भी हुकूमत पर यह तनकीद होती रही है कि अदलिया की जानिब से जो फैसला हुकूमत के खिलाफ आए, हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने के बजाय जज के खिलाफ कार्रवाई और तनकीद शुरू कर देती है, और इस बार भी ऐसा ही होता नजर आ रहा है। इस बार भी हुकूमत ने मोहसिन बेग की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के फैसले को चैलेंज करने के बजाय एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया है। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात के बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने कल प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बताया कि एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इंतजामी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त देंगे और चीफ जस्टिस से इनके खिलाफ कार्रवाई की अपील करेंगे। किसी जज के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के खिलाफ भी हो तो हम तो खुद रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हमने तो चीफ जस्टिस को अप्रोच कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसको हम पटिशन फाइल करें, कंप्लेंट की ये ऑब्जर्वेशन देखें कि आया 491 के मैंडेट में ये दिया है, ये क्या बेस्ट इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि एक पुलिस को डायरेक्ट करना कि इन अकॉर्डिंग से इतला देखें, अगर उसकी पटिशन पेंडिंग है या उसकी आई है या आने वाली है तो उस पर बाद में देखें और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये चीजें तो जो हैं ये तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। ये फिर मुझे बताइए, हुकूमत ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है, जबकि आज इस केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मोहसिन बेग की रिमांड में मजीद 3 रोज की तौसी कर दी है। आज समाअत के दौरान मोहसिन बेग के वकील लतीफ खोसा ने कहा कि इनके मौकिल के खिलाफ 9 बजे मुकदमा दर्ज किया गया और 9:15 पर इनके घर पर छापा मारा गया। इस छापे में चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लतीफ खोसा ने मौकिफ इख्तियार किया कि साइबर क्राइम सेल में दर्ज मुकदमे में पीका एक्ट की दिफा नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ आज पुलिस ने अदालत में वो तस्वीर भी पेश की जिसमें मोहसिन बेग के हाथों में पिस्तौल था और वो FIA के एहलकारों पर तशद्दुद करते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने इस्तदा की कि पिस्तौल की बरामदगी पर जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसी की जाए। हुकूमत सेशन अदालत के फैसले से नाखुश क्यों है और फैसले को चैलेंज करने के बजाय जज के खिलाफ रेफरेंस क्यों दायर कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 रोज पहले FIA और पुलिस ने मोहसिन बेग के घर पर रेड किया और वहां से उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसी दिन सेशन जज ने यह फैसला सुनाया, एडिशनल सेशन जज ने, कि जिस तरीके से FIA टीम ने रेड किया वो गैर कानूनी रेड था। और उसके बाद डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि हुकूमत ने यह फैसला किया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी और कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि जब ये डिस्कशन हुई वजीर आजम के साथ तो उसमें आप भी मौजूद थे। तो जरा बताइएगा कि क्या वजह है कि अगर हुकूमत ऑर्डर से खुश नहीं है तो ऑर्डर को चैलेंज करने के बजाय जज के खिलाफ पिटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं? सब ये मैं ज़रा क्लियर कर दूं कि हुकूमत ने कोई फ़ैसला नहीं किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस या ऑर्डर पास करने के लिए उनके अगेंस्ट कोई पर्सनल प्रोसीडिंग्स की जाएंगी। अगर प्रोसिक्यूशन अग्रीव्ड है तो उस पर अपील ज़रूर हो सकती है। और मैं एक जनरल आपको बात बता दूं कि मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है कि आला अदलिया के जज साहिबान हों या मातहत अदलिया के, फ़ैसलों की बुनियाद पे रेफरेंस फ़ाइल नहीं हो सकता तावक्त के अपीलेट जुरिस्डिक्शन में
या इंडिपेंडेंट कोई एविडेंस मौजूद ना हो जो मिसकॉन्डक्ट को इंडिकेट करता है। महज इस बात पे कि फ़ैसला आया है, हो सकता है वो एक पार्टी के हक़ में हो, एक पार्टी के ख़िलाफ़ हो सकता है कानून से मुतसादिम हो, लेकिन उसका तरीक़ाकार अपील है, रेफरेंस नहीं है। तो ये मैं ज़रा बात क्लियर कर दूँ। कल से कुछ कन्फ्यूजन हो गया कि वफाकी हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस या पटिशन फ़ाइल हो रही है। ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और कोई रेफरेंस फ़ाइल नहीं होगा। लेकिन एडवोकेट जनरल जो है नियाजुल्लाह नियाजी, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल, उन्होंने तो बड़े वाज़े तौर पे कहा था कि जो इख्तियारात थे एडिशनल सेशन जज के सेक्शन 491 के, उसको तजावुज़ किया है उन्होंने, और इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव पिटिशन जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम दायर करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हम कहेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो एक्शन लें इसके खिलाफ। नहीं, ऐसा कोई इक़दाम नहीं किया जाएगा। जहाँ तक अपील का हक़ है वो क्योंकि उनके पास चार्ज प्रोसिक्यूटर जनरल का भी है और वो हर पार्टी का हक़ होता है अपील फ़ाइल करना, लेकिन मैं एज अटॉर्नी जनरल आपको ये बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और कोई रेफरेंस फ़ाइल नहीं किया जाएगा किसी भी जज साहब के ख़िलाफ़ बमे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के। अपील एक बिल्कुल सेपरेट इशू है, लेकिन ज़ाती मिसकॉन्डक्ट का या बाय वे ऑफ अ कंप्लेंट ऐसा कोई फैसला फाइल नहीं किया जाए। पर आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि एडवोकेट जनरल ने कल बड़ा वाजे तौर पे आके ये कहा है, तो क्या ऐसा है कि वफाकी हुकूमत ने नजर सानी की अपने फैसले पे कि पहले ये सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पिटिशन लेके जाते हैं, यानी कि रेफरेंस उनके खिलाफ लेके जाते हैं, और बाद में नजर सानी की गई और अब हुकूमत जो है वो अपील में जाएगी फैसले के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी, लेकिन जज के खिलाफ नहीं जाएगी, तो ये नजर सानी की गई अपने फैसले पर? नहीं, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई फैसला नहीं है जहाँ ये कहा गया हो कि पहले जज साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने का फ़ैसला किया गया था। एक मीटिंग हुई थी, उसमें कोई इंडिविजुअल केस जो है पर्टिकुलर केस डिस्कस नहीं हुए थे। ओवरऑल फेडरेशन के केसेस जो हैं, जो आपने भी देखा होगा, काबीना का फ़ैसला है कि बहुत से अहम वफाक के फ़ैसले हैं और अदलिया से दरख्वास्त की है कि उनको तेज़ी से चलाने के लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर से मुताल्लिक़ केसेस थे वो डिस्कस हुए, लेकिन वज़ीर आज़म के साथ कोई इंडिविजुअल केस बमे आपने जिस केस का जिक्र किया उसकी कोई तफसील का जिक्र नहीं हुआ और ना कोई फ़ैसला किया गया, और ये वज़ीर आज़म का काम भी नहीं है इंडिविजुअल केसेस में वो इन्वॉल्व हों। तो वज़ीर आज़म के सामने ऐसी कोई बात नहीं हुई और ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि उस पर ये कोई नज़रसानी नहीं है, कोई फ़ैसला नहीं था। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसका बेहतर जवाब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद खुद देंगे, लेकिन मैं एज प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि कोई ना इनिशियली ऐसा फैसला था ना उसमें कोई नज़रसानी हुई है। तो मैं चाहूँगा ज़रा सुन लीजिए कि एडवोकेट जनरल साहब ने क्या कहा था और फिर इस पर मैं आपका रिप्लाई ले लूँगा। जी सुनाइए ज़रा। किसी जज के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, किसी के खिलाफ भी हो तो हम तो खुद रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हमने तो चीफ जस्टिस को अप्रोच कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसको हम पटिशन फाइल करें कंप्लेंट की ये ऑब्जर्वेशन देखें कि आया 491 के मैंडेट में ये दिया है, ये क्या बेस्ट इनकी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि एक पुलिस को डायरेक्ट करना कि इन अकॉर्डेंस से इतला देखें, अगर उसकी पटिशन पेंडिंग है या उसकी आई है या आने वाली है तो उस पर बाद में देखें और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें। तो अब ये चीजें तो जो हैं ये तो कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। ये फिर मुझे बताइए। जी, इसमें तो एडवोकेट जनरल साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम कंप्लेन कर रहे हैं जज के खिलाफ। नहीं, मेरे ख्याल में जो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने क्या कहा उसको वो बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो ये कि हो सकता है उनको एग्रीवांस हो कि जो ऑर्डर पास था उनके ख्याल में कानून के मुताबिक नहीं था, तो इस पर एक अपील बनती है। वो अपील एक नॉर्मल प्रोसीडिंग्स का हिस्सा है, वो अपील ज़रूर फाइल कर सकते हैं, लेकिन मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स एक बड़ी मुख्तलिफ प्रोसीडिंग्स होती है। स्पेसिफिक कंप्लेंट होती है अबाउट द कॉन्डक्ट ऑफ द जज। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस केस में वफाक का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि कोई मिसकॉन्डक्ट की प्रोसीडिंग्स करें, एंड मैं एज अटॉर्नी जनरल आपको आई कैन स्टेट दैट पोजीशन। खालिद साहब, मैं क्या इस केस के हवाले से अब आप पिटिशन लेके जाएंगे, मतलब अपील में जाएंगे, क्योंकि जैसे कि एडवोकेट जनरल साहब कह रहे थे कि 491 का जो इख्तियार है उससे तजावुज़ किया है और कोर्ट का फैसला तो बड़ा वाज़े था कि इलीगल थी ये रेड जो FIA की तरफ से पुलिस की तरफ से किया गया। आपको लग रहा है कि कुछ इसमें नकाइस हैं फैसले में जिसकी बुनियाद पर जो है अपील में जाना पड़ेगा? मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये उनकी सवाबदीद है। एडवोकेट जनरल साहब, उनके पास प्रोसिक्यूटर जनरल का भी चार्ज है, अगर उनकी दानिश में इस फैसले में सुकम है तो उनको पूरा हक है कि उसको चैलेंज करें अपील। और बाज़ाहिर जो आपने देखा है कि जो मोहसिन बेग साहब का
कहना था कि अगर सिविल ड्रेस में मेरे घर पर लोग आएंगे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे घर पर शायद डाकू आ गए, इसलिए हमने रिएक्ट किया, जिसके बाद उनके ऊपर टेररिज्म का FIR भी की गई है। और जज साहब ने भी ये कहा कि अगर लाहौर में FIR हुई है और आधे घंटे बाद रेड यहाँ पे पड़ जाता है, ना लाहौर की टीम से कोई होता है, तो आपको लगता है कि कानूनी तौर पे ये रेड दुरुस्त था या इसमें कोई खामियां थी? उसमें देखिए, क्योंकि ये एक जो है ट्रायल कोर्ट में केस पेंडिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटिशंस पेंडिंग है, तो मेरा ख्याल है कि मेरी कोई ऑब्जर्वेशन मुनासिब नहीं होगी इस स्टेज पे। वो ट्रायल प्रेजुडिस हो सकता है आइदर वे, तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद जावेद, अटॉर्नी जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची में कुछ अरसे से अमन और जराइम की वारदातों में कमी के बाद अमन की फिजा फिर खराब हो रही है। सिंध हुकूमत के मुसलसल दावों के बावजूद कराची में दिन दिहाड़े कत्ल, डकैती और लूटमार की वारदातों में तेजी से इजाफा हो रहा है और कराची में लाकानूनियत की इस लहर ने आज एक सहाफ़ी की जान ले ली। जब समा टीवी के सीनियर प्रोड्यूसर अतर मतीन आज सुबह नॉर्थ कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बन गए। एनी शाहिद के मुताबिक यह वाकया उस वक्त पेश आया जब अतर मतीन अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर जा रहे थे और जब उन्होंने रास्ते में दो डकैतों को एक शख्स से मोटरसाइकिल छीनते हुए देखा तो उन्होंने डकैतों को गाड़ी से टक्कर मारी, जिसके बाद डकैतों ने उन पर फायरिंग कर दी और वहीं पे अतर मतीन जहां बाग हो गए। कराची के शहरियों के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। शहरी सहूलियतें तो दूर की बात है, इस शहर के लोगों का ना माल महफूज है ना जान की हिफाजत है। CPLC के मुताबिक शहर में जराइम की वारदातों में पिछले एक साल में तेजी से इजाफा हुआ है। 2020 में कराची में 20,743 मोबाइल फोन छीने गए थे, जबकि 2021 में यह तादाद तकरीबन 25,000 से तजावुज कर चुकी है। और हैरानी की बात यह है कि जराइम की रोकथाम के बजाय कराची पुलिस चीफ ने हाथ खड़े कर लिए हैं और उनके मुताबिक जब तक शहर में हर जगह कैमरे नहीं लगेंगे उस वक्त तक जराइम की शरह पर काबू नहीं पाया जा सकेगा। लॉ एनफोर्समेंट के बड़े सीरियस इश्यूज हैं। कराची माशाल्लाह से इतना एक्सपैंड कर गया और बढ़ गया है कि अब उसको ह्यूमन रिसोर्सेज के ज़रिए मैनेज करना, कंट्रोल करना, उस पर सर्वेलेंस रखना वो तकरीबन नामुमकिन है। अगर हम मौजूदा पुलिस स्ट्रेंथ को डबल भी कर दें तब भी ये शायद काबू में ना आए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जितनी जल्दी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आएँ ताकि हम इस क्राइम के ट्रेंड को रोक सकें। दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ ये प्रोजेक्ट्स आज से 10 साल 15 साल पहले इंस्टॉल किए जा चुके हैं। कराची के केस में हम लेट हैं। कराची पुलिस चीफ शहर में 2 लाख कैमरे नस्ब करने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर 2 लाख तो दूर की बात है, सिंध हुकूमत कई तारीखें देने के बावजूद अब तक शहर में 20,000 कैमरे भी नहीं लगा सकी है। ये सेफ सिटी जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है और मॉडर्न पुलिसिंग के लिए आपको इन कैमरेज की जरूरत होती है ताकि सर्विलेंस भी हो सके। माजी में उसको इस प्रोजेक्ट को कुछ टेक्निकलिटीज की वजह से कुछ गवर्नमेंट प्रोसीड नहीं कर पाई, लेकिन अब जो है बड़ा तेजी के साथ इस हवाले से काम हो रहा है। ये मौजूदा माली साल है, इसमें तकरीबन 8 अरब रुपए मुख्तस भी किए गए हैं कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए। अब जो काम हो रहा है इसके ऊपर वो बड़ा संजीदगी के साथ हो रहा है। चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि ये चीज ऑन ग्राउंड आपको होते हुए नजर आएगी। मैं माफी चाहता हूँ बहैसियत तर्जुमान सिंध हुकूमत के कि हम माजी में इस मामले को उस तरीके से रिजॉल्व नहीं कर पाए। फर्स्ट फेज में हम डिस्ट्रिक्ट साउथ पूरा कवर करेंगे और डिस्ट्रिक्ट साउथ के साथ जितने भी आपके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं कराची के, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, आपके हाईवेज हो, मोटरवेज हो, उन सबको हम कवर कर लेंगे। सेकेंड और थर्ड फेज आएगा जिसमें हम इंशाल्लाह ताला पूरे कराची को कवर कर लेंगे 10,000 कैमरास के साथ। सिंध हुकूमत का ये सेफ सिटी मंसूबा 7 साल पुराना है, मगर शहरियों को दीगर सहूलियात की तरह इस मामले में भी अभी तक सिर्फ वादे, दावे और आसरे ही मिले हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।